ये इस मानहवा का दूसरा सीजन है, इसलिए अगर आपने अब तक इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि वोनहवा ने म्यूंग के हार्ट से लिपटा सेंटीपीड निकालकर उसे टाइपिंग कल्ट की असलियत से वाकिफ करवा दिया था। ये जानने के बाद म्यूंग भी वोनहवा के साथ हाथ मिला लेता है। इसके बाद हमें यिंगचुआन महल का सीन दिखाया जाता है। वोनहवा को देखकर काफी खुश हो चुके चेन गुई ने उसे हुआतुओ बुलाते हुए अपने पास आने को कहा। वोनहवा भी कमरे में एंटर होते हुए उसे ग्रीट करने लगा। चेन गुई उसके पास जाकर हंसते हुए बोलने लगा कि तुम तो अब अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट बन चुके हो। अंकल हवांग भी तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। उन्होंने तो तुम्हें एक छोटी आर्मी खड़ी करने की भी अथॉरिटी दी है, राइट? वैसे हिज मैजेस्टी कैसे है? खैर, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर वो बीमार होंगे तो भी तुम उनका इलाज कर ही दोगे। वोनहवा भी ऑकवर्ड होते हुए उसे जवाब दे रहा था। फिर चेन गुई बातें करते हुए गो ह्यून के पास जाने लगा। वहीं पीछे खड़ा वोनहवा सोच रहा था कि क्या चेन गुई हमेशा से ही इतनी बातें करता था? वैसे मैं इसकी इतनी एक्साइटमेंट समझ सकता हूं। भले ही वो चांसलर हो, लेकिन एक फादर तो आखिर में फादर ही रहता है। इतना सोच उसने उसके पास जाकर कहा कि अब मैं पल्स चेक करना चाहता हूं। वो गोह्यून का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करने लगा। तभी गोह्यून ने बताया कि वैसे तो मुझे कोई दर्द या अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने पेट के शेप के बारे में थोड़ा क्यूरियस थी। तुम्हें तो पता ही होगा कि कैसे मिडवाइव्स पेट देखकर ही सब बता सकती हैं। दरअसल गोह्यून अपने बच्चे का जेंडर जानना चाहती थी। वोनहवा ने भी ये जान उन्हें कंग्रेचुलेट करते हुए बताया कि आप कुछ ही दिनों में एक हेल्थी बॉय को जन्म देने वाली है। चेन गुई और गो ह्यून ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गए। वो दोनों ही काफी खुश लग रहे थे। ऐसे ही 10 दिन और बीत जाते हैं और हमें यिंगचुआन महल की मेडिसिन इन्वेंटोरी दिखाई जाती है। एक फिजिशियन वोनहवा को हुआतुओ नाम से बुलाते हुए पूछ रहा था कि क्या मैं हर हाइनेस को इस मेडिसिन की एक और बैच दे दूं? वोनहवा ने उसे मना करते हुए कहा कि इस बार हम डिफरेंट मेडिसिनल हर्ब को यूज करेंगे। 3 चियान एंजेलिका, 1 चियान एक फेन सीनाइडियम, 7 फेन पीच कर्नल, 2 फेन भुनी हुई अदरक और 2 फेन लिकोरिश रूट। सारे फिजिशियंस उसके बताए हुए हर्ब्स इकट्ठा करने लगे। वहीं वोनहवा मन ही मन सोच रहा था कि मैंने जन्म के पहले की दवाई प्रिस्क्राइब कर दी है, इसीलिए अब मुझे जन्म के बाद वाली दवाई भी असाइन कर देनी चाहिए। चाइल्ड बर्थ स्टार्ट हो चुका है, इसलिए असली चैलेंज भी अब शुरू होगा। तभी गोह्यून के चिल्लाने की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। वोनहवा ने भी ये आवाज सुन ली थी। उसने सोचा कि लगता है हर हाइनेस को लेबर पेन शुरू हो चुका है। यह अच्छा हुआ कि बर्थिंग चेंबर में मर्दों का जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सही से हो जाए। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और शाम होने लगती है। वोनहवा परेशानी के मारे क्रेजी हुए जा रहा था। वो सोच रहा था कि भले ही ये उनका पहला बच्चा हो, लेकिन फिर भी 10 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक डिलीवरी क्यों नहीं हुई? मैंने पिछले 10 दिनों से हर हाइनेस की पल्स चेक की है और एक्सरे विजन भी यूज किया है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी एक औरत कॉरिडोर में भागते हुए आने लगी। उसने चिल्लाकर फिजिशियन वोनहवा को आवाज लगाई। उसने वोनहवा को बताया कि मिडवाइव्स आपको अर्जेंटली बुला रही हैं। उसकी बात सुन वोनहवा ने घबराते हुए सोचा कि जरूर कुछ गलत हुआ है। जिस हिसाब से ये मुझे बुला रहे हैं, इसका मतलब है कि हर हाइनेस अभी जिंदा है, इसलिए ये सिचुएशन शायद ब्रीच बर्थ से रिलेटेड है। इतना सोच उसने तुरंत ही सियोन को सर्जिकल इक्विपमेंट लाने के लिए बोला। इसके बाद वो दोनों ही उस सर्वेंट को फॉलो करने लगे। उस सर्वेंट ने वोनहवा को बताया कि मिडवाइफ के मुताबिक बच्चे के सिर की जगह उसके पैर बाहर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो उस कमरे तक पहुंच गए। चेन गुई को भी अपने पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। वो तुरंत ही वोनहवा के पास जाते हुए बोलने लगा कि हुआतुओ, मैंने सुना है कि ये एक डिफिकल्ट डिलीवरी है। वोनहवा ने बताया कि हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तभी चेन गुई परेशान होते हुए बोलने लगा कि कहा जाता है कि अगर बच्चे के पहले पैर दिखाई दे तो उनके मरने के चांसेस हाई होते हैं। क्या तुम्हारे पास इसे रिजॉल्व करने का कोई तरीका है? वोनहवा ने कुछ सोचते हुए बताया कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे हर हाइनेस का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। चेन गुई ये सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने आगे पूछा कि क्या ऐसा करने से तुम उनकी जान बचा पाओगे? वोनहवा ने झुकते हुए बताया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पीछे खड़ी सियोन भी पेट खोलकर बच्चे को निकालने की बात से हैरान थी। तभी चेन गुई ने वोनहवा को ऐसा करने की परमिशन दे दी। वोनहवा ने भी उसका कमांड मान लिया। उसने कमरे की ओर बढ़ते हुए सियोन को अपने पीछे बुलाया। फिर उसने दरवाजा खोलते हुए अपनी एंट्री अनाउंस की। अंदर से गो ह्यून के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वोनहवा ने अंदर एंटर होते हुए मिडवाइव्स को तुरंत ही अपने हाथ अल्कोहल से वॉश करने के लिए बोला। फिर उसने दर्द से जूझ रही गो ह्यून को देख सोचा कि सबसे पहले मुझे बच्चे की पोजीशन पता लगानी होगी। इतना सोच उसने तुरंत ही अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। ऐसा करते ही उसे वो बच्चा दिखाई देने लगा। ये न सिर्फ एक ब्रीच बर्थ था, लेकिन ऊपर से अम्बिलिकल कोड भी उस बच्चे के गले से लिपटा हुआ था।
वोनवा ये देखकर चौंकते हुए परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने गो ह्यून को बताया कि आपकी वूम्ब के अंदर बच्चा गलत पोजीशन में है, इसलिए मेरे पास आपका पेट खोलकर बच्चे को बाहर निकालने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। गो ह्यून ने यह सुनकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने चिल्लाते हुए वोनवा से कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, इसलिए तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन बच्चे को बचा लो। वोनवा ने कुछ सोचते हुए उसकी बात को नकार दिया। उसने मास्क पहनते हुए कहा कि मैं आप दोनों को बचाने वाला हूं। थोड़ी देर बाद मिडवाइफ्स ने उससे पूछा कि तुम शुरुआत कब करोगे। वोनवा ने पल्स चेक करते हुए उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोला। वो सोच रहा था कि मैं गो ह्यून के कंप्लीटली अनेस्थेटाइज होने तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इसका इफेक्ट दिखते ही सर्जरी शुरू करनी होगी। अनेस्थीसिया का बच्चे पर भी असर हो सकता है। तभी बच्चा गो ह्यून के पेट में ही किक करने लगा। ये देख वोनवा ने परेशान होते हुए सोचा कि लेकिन अब तक तो हर हाइनेस पूरी तरह से एनेस्थेटाइज्ड हुई भी नहीं है। तभी गो ह्यून ने चिल्लाते हुए वोनवा से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम सर्जरी शुरू करो। उसकी बात सुन वोनवा ने उन दोनों मिडवाइफ से गो ह्यून को पकड़े रखने को कहा ताकि वो हिल ना पाए। फिर उसने सियोन से स्कैल्पल मांगा। वो दोनों ही सर्वेंट्स गो ह्यून को पकड़े हुए थीं और वोनवा स्कैल्पल लेकर तैयार खड़ा था। उसने तुरंत ही गो ह्यून के पेट पर कट लगाना शुरू कर दिया। गो ह्यून को एनेस्थीसिया पूरी तरह से इफेक्टिव ना हो पाने की वजह से काफी दर्द हो रहा था। वोनहुआ के कट लगाने पर वो दर्द से चीख उठी। वोनहुआ मन ही मन उस बच्चे को ब्रैट कहकर बोलने लगा कि मुझे पता है कि यह मुश्किल है, क्या इसलिए तुम बाहर आने से मना कर रहे हो। फिर उसने अपने पीछे खड़ी सियोन से सोल्डरिंग आयरन मांगा। सियोन भी उसे लेकर तैयार ही खड़ी थी। वोनहुआ दर्द से जूझ रही गो ह्यून को देख मन ही मन उस बच्चे से बोलने लगा कि तुम बाहर आना क्यों नहीं चाहते, प्लीज मुझे थोड़ी मदद करो। मैं ये बात समझ सकता हूं क्योंकि मैं पहले भी मर चुका हूं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं होती, इसलिए मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। इतना बोल वोनहुआ ने उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। वो बच्चा भी बाहर निकलते ही रोने लगा। गो ह्यून की आंखों में भी अपने बच्चे को देखकर आंसू आ गए। वोनहुआ ने सिजर की मदद से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया। इसके बाद वो उस रोते हुए बच्चे को पकड़कर थैंक यू बोलने लगा। फिर उसने वो बच्चा गो ह्यून की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आपने काफी ज्यादा मेहनत की है। गो ह्यून भी उस बच्चे को गले लगाते हुए रोने लगी। वो उसके सेफ और हेल्थी होने पे काफी ज्यादा खुश थी। पास ही खड़ी मिडवाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि योर हाइनेस आपको एक हेल्थी बेटा हुआ है। तभी गो ह्यून का हाथ नीचे गिरने लगा। वो मिडवाइफ उसका नाम चिल्लाते हुए उसे उठने को बोल रही थी। वोनहुआ और सियोन भी उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। गो ह्यून कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये देख वोनहुआ उसकी पल्स चेक करने लगा। उसने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिचुएशन का पता लगाया। इसके बाद उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, ये बस सो चुकी है। लगता है कि अब जाकर एनेस्थीसिया ने अपना असर दिखाया है। बाकी लोगों ने भी ये सुनकर राहत की सांस ली। वोनहुआ भी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। उसने मन ही मन गो ह्यून से कहा कि योर हाइनेस आपने काफी मेहनत की है। फिर वो मुस्कुराते हुए उस बच्चे से बोलने लगा कि तुमने भी काफी मेहनत की है ब्रैट। ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं। हमें चांसलर के महल का सीन दिखाया जाता है। चेन गुई काफी अच्छे मूड में था। वो वोनहुआ से बोल रहा था कि तुमने हर हाइनेस और बच्चे दोनों को बचा लिया। हुआतुओ नाम तुम्हें वाकई में सूट करता है। वोनहुआ ने भी उसे पोलाइटली जवाब दिया, लेकिन वो मन ही मन हुआतुओ नाम सुनकर काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी चेन गुई बोलने लगा कि मुझे तुम्हें कुछ अच्छा रिवॉर्ड देना ही चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि तुम मना कर दोगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुन वोनहुआ ने सोचा कि अब शायद मैं उस चीज को मांग सकता हूं। इतना सोच उसने चेन गुई को बताया कि चियाओ काउंटी में एक सोशॉन विलेज नाम की बस्ती है। मैं वहां पर पेशेंट्स का इलाज किया करता था, लेकिन कुछ वक्त से मैं उन्हें ज्यादा विजिट नहीं कर पा रहा। इसलिए प्लीज मुझे सोचॉन विलेज के पास एक क्लिनिक को सेटअप करना अलाउ करे। चेन गुई उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि मुझे तो लगा था कि आखिर अब तो तुम कुछ मांग ही लोगे, लेकिन तुम अभी भी लोगों के लिए एक क्लिनिक बनाना चाहते हो। तो फिर ठीक है। वोनहुआ ने उसकी बात सुनकर खुश होते हुए सोचा कि ये तो सोचॉन विलेज के लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। तभी चेन गुई ने गार्ड्स को बुलाते हुए चियाओ काउंटी को एक क्लिनिक बनवाने का ऑर्डर देने के लिए बोला, और साथ ही हर आधे महीने में एक बार महल के कोर्ट फिजिशियंस को उस जगह असाइन करने के लिए कहा। चेन गुई ने आगे कहा कि मैं कोर्ट क्लिनिक की मेडिसिनल हर्ब्स को यूज करने की भी परमिशन देता हूं, और साथ ही मैं चियाओ काउंटी में 144 टन चावल उगाए जा सके उतनी उपजाऊ जमीन हुआ फैमिली को प्रोवाइड करता हूं। वोनहुआ ये सब सुनकर दंग रह गया। तभी चेन गुई मुस्कुराते हुए आगे बोलने लगा कि इसलिए मैं इस क्लिनिक का नाम खुद रखूंगा। वोनहुआ मन ही मन परेशान होते हुए उसे ऐसा करने से मना करने लगा। तभी चेन गुई ने बताया कि उस क्लिनिक का नाम होगा हुआतुओज क्लिनिक। वोनहुआ ये नाम सुनकर पूरी तरह से चिढ़ गया। सामने से चेन गुई बोलने लगा कि ये तुम्हारी ही गलती है कि तुमने मुझे ऐसा करने का बहाना दिया।
और वैसे भी तुम्हें ये चाहिए था, इसलिए तुम्हें मेरा डिसीजन मान लेना चाहिए। वनवा ने भी सोचा कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं हमेशा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये तो अच्छा है कि मेरे दोनों भाई गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं, इसलिए ये मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगा। और अब अगर मुझे जमीन मिल ही रही है तो मुझे वही जमीन मांग लेनी चाहिए जिस पर मैंने नजर रखी हुई है, क्योंकि वो जमीन एक ऐसा रियल एस्टेट है जो कभी फेल नहीं होगा। इतना सोच वोनवा ने चेन गुई को थैंक यू बोला। फिर चेन गुई ने वोनवा से पूछा कि अब जबकि तुमने यिंग चुआन के क्लिनिक को देख लिया है तो क्या तुम और जगह देखने के लिए भी जाने वाले हो? वोनवा ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं आनचेंग काउंटी के रुनान प्रिफेक्चर जाने का प्लान कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है और हमें आनचेंग काउंटी के रुनान प्रिफेक्चर का आइडल रिवर नाम का इन दिखाया जाता है। वोनवा और लॉर्ड यू उस इन के अंदर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी किसी ने फिजिशियन वोनवा को आवाज लगाई। म्यूंग ने झुकते हुए वोनवा को ग्रीट किया। वोनवा ने भी उसे ग्रीट किया। फिर उसने म्यूंग के पीछे खड़े बंदे को देख पूछा कि क्या यही वो पर्सन है? वो पीछे खड़ा बंदा भी वोनवा को ग्रीट करने लगा। उसने अपना नाम झांगगुई बताया। ये बंदा झांगगुई ऑफिशियल होता है और इसके झांगलू और झांगवेई नाम के दो बड़े भाई होते हैं। वनवा ने उसे देख खुश होते हुए मन ही मन सोचा कि तो आखिर ये बंदा हकीकत में एग्जिस्ट करता है। हिस्ट्री बुक्स में इस बंदे के बारे में कुछ लाइंस लिखी गई हैं। फिर उसने भी खुद का नाम बताकर इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि मैं चियाओ काउंटी से हूं। उसने आगे बताया कि मुझे कुछ लोग हुआतुओ नाम से भी बुलाते हैं। हुआतुओ नाम सुनकर वो बंदा चौंक गया। वो हैरान होते हुए म्यूंग से पूछने लगा कि क्या ये वही येजोउ का हुआतुओ नाम का फिजिशियन है? तभी म्यूंग वोनवा से इस बंदे को ले जाने के लिए बोलने लगा। उसने बताया कि ये बंदा तुम्हारे लिए काफी मददगार साबित होगा। कोई भी बंदा इस इन में एंटर होना तो छोड़ो, पर इसके आसपास भी नहीं आ सकता, इसलिए तुम इससे कंफर्टेबली बात कर सकते हो। वोनवा ने भी उसे थैंक यू कहा। इसके बाद म्यूंग वहां से जाने लगा। तभी कुछ याद करके वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर वोनवा से कहा कि ये तो बस अभी शुरुआत है। वोनवा भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए सोच में पड़ गया। इसके बाद म्यूंग वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वोनवा ने झांगगुई को बैठने के लिए बोला। झांगगुई भी उसकी बात मानते हुए बैठ गया। लॉर्ड यू पास खड़ा होकर उन्हें गार्ड करने लगा। वोनवा ने झांगगुई से पूछा कि क्या बाय एनी चांस तुम्हारे झांगलू और झांगवेई नाम के दो भाई भी हैं? झांगगुई ने सरप्राइज्ड होते हुए उसे हाँ में जवाब दिया और पूछा कि लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? सामने से वोनहुआ ने बताया कि मैं झांग लिंग के पोते जिन्होंने द वे ऑफ द 5 पेक्स ऑफ राइस की शुरुआत की थी, उनके बारे में ना जानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे लेट दादाजी ने द वे ऑफ न्यू कमिंग राइचियस अलायंस को प्रीच किया था और लोगों को हेवंस के सामने अपने किए गए पापों का पश्चाताप करवा के उनकी बीमारियों को हील किया था। झांग गुई ने भी खुश होते हुए उसकी बात में हामी भरी और कहा कि लगता है तुम्हें टाओइज्म के बारे में काफी कुछ पता है। तभी वोनहुआ ने अपना कप नीचे रखते हुए झांग गुई से पूछा कि क्या तुम ये मानते हो कि हेवन उन टाओइज्म के 3 गॉड्स जो आसमान, जमीन और पानी के इंचार्ज है, उनसे कंसिस्ट करते हैं? या फिर तुम ये मानते हो कि हेवंस उन इनोसेंट लोगों के खून से रंगे येलो आसमान को बिलोंग करते हैं? वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नीला आसमान खत्म हो चुका है और येलो आसमान को राइज करना ही होगा। लेकिन नीले आसमान पे खून बहाने से वो येलो आसमान नहीं बन जाएगा, वो सिर्फ एक पागलपन से भरा पर्पल आसमान ही बनेगा। क्या तुम इनोसेंट लोगों का खून एक ऐसे येलो आसमान के लिए बहाओगे जो कभी आने ही नहीं वाला? या फिर तुम इस नरक से भाग जाना चूज करोगे? झांग गुई उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ चुका था। फिर उसने वोनहुआ से पूछा कि क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? वोनहुआ ने मुस्कुराते हुए बताया कि इसके बारे में तो मैं भी श्योर नहीं हूं। चलो, सबसे पहले शुरुआत तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकालने से करते हैं। पास ही खड़े लॉर्ड यू ने उसकी बातें सुनकर मन ही मन सोचा कि वोनहुआ ने पहले ही सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया है। वहीं वोनहुआ झांग गुई से बोलने लगा कि तो फिर हमारे साथ चलो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि साल 178, जिसे चाइनीज ईरा में ग्वानगवा ईरा कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट प्लाक मिलने के बाद वोनहुआ ने क्लिनिक्स का इंस्पेक्शन करने के बजाय कंट्री में घूमते हुए गरीब लोगों को राहत देने पर ज्यादा फोकस किया। उसी वक्त में एम्परर लू होंग ने पैसों के बदले गवर्नमेंट पोजीशंस और टाइटल्स देने की सिस्टम को फॉर्मलाइज कर दिया था, जिससे अत्याचार इंक्रीज हो गया। इससे दुनिया और भी ज्यादा कैओटिक हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हमें ग्वानगवा ईरा के 5वें साल का जनवरी महीना दिखाया जाता है। विंटर के चलते सिटी के चारों ओर बर्फ फैली हुई थी। ये जगह होती है आंजो के ताइशान प्रीफेक्चर की फिंगाओ काउंटी। एक बड़े से टेंट के बाहर लोगों की काफी चहल पहल थी। टेंट के अंदर वोनहुआ एक बंदे के पैर पे पट्टी लगा रहा था। उसने पट्टी लगाकर उस बंदे को बताया कि ये डन हो चुका है, अब तुम्हें चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
वो बंदा भी वोनहुआ को थैंक यू कहते हुए बोलने लगा कि मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। वोनहुआ ने उसे इस बारे में चिंता न करने को कहा। उसने उस बंदे को दादाजी बुलाते हुए कहा कि आपको जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए। अब वोनहुआ 20 साल का हो चुका था और फिलहाल वो आंजो में घूमते हुए पेशेंट्स का इलाज कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने वोनहुआ को मास्टर कहकर आवाज लगाई। ओबो ने वोनहुआ को बताया कि मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारी हर्बल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया है। पास खड़े बियॉन ने भी कहा कि अब कोई भी इमरजेंसी पेशेंट नहीं बचा। ये सुनकर वोनहुआ ने उनके काम की तारीफ की। तभी सियोन वहां आकर बोलने लगी कि अभी नया साल शुरू हुए कुछ ही दिन बीते हैं और अभी से काफी सारे पेशेंट्स आने लगे हैं। वोनहुआ ने भी उसकी बात से अग्री किया। सियोन ने आगे कहा कि लेकिन सब लोग इस बात से रिलाइव्ड है क्योंकि आप यहाँ हैं मास्टर। वोनहुआ ने भी कहा कि ये तो राहत की बात है, लेकिन मैं तुम लोगों को काफी मेहनत से सिखाने वाला हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी अपना बेस्ट करोगे। हम जल्द ही इतने बिजी हो जाएंगे कि हमारे पास आराम करने का भी वक्त नहीं होगा। तीनों ही डिसाइपल्स ने उसे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हाँ में जवाब दिया। इसके बाद वोनहुआ टेंट से बाहर निकल आया। वो चलते हुए सोच रहा था कि अब द येलो टर्बन रिबेलियन शुरू होने में सिर्फ 2 साल का ही वक्त बचा है। जल्द ही अनगिनत लोग मारे जाएंगे, लेकिन साथ ही अनगिनत हीरोज भी सामने आएंगे। तब तक जो काम मैं कर सकता हूं वो है एक फिजिशियन के तौर पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना और केओस के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना। लेकिन क्या इस वॉर में पकड़े जाने से बचने का वाकई में कोई तरीका है? असल जिंदगी का हुआ तो वो अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स से दूर रहने के बाद भी आखिर में काओ काओ के द्वारा मार दिया गया था। क्या होगा अगर मैं भी वो किस्मत अवॉइड नहीं कर पाया? तभी पीछे से किसी ने वोनहुआ को फिजिशियन कहकर आवाज लगाई। एक छोटा लड़का अपनी पीठ पे एक बच्चे को लिए हुए पूछ रहा था कि मैंने सुना है आप पेशेंट्स का इलाज करते हैं, प्लीज क्या आप मेरे छोटे भाई को भी एक बार चेक कर सकते हैं? वोनहुआ ने जाकर उसके छोटे भाई को पकड़ते हुए पूछा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। उस लड़के ने बताया कि इसे पिछले कुछ दिनों से डायरिया हो गया है, लेकिन पिछले दिन से उसे काफी बुखार आ चुका है। ये सुन वोनहुआ ने उसके छोटे भाई को ले जाते हुए उसे भी अंदर आने को कहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि इन कुछ दिनों से इलाज के लिए काफी सारे छोटे बच्चे आ रहे हैं। उसने टेंट में जाकर ओबो से बेड तैयार करने को और बियोन से साफ पानी उबालने को बोला। वो दोनों भी तुरंत ही उसके कहे मुताबिक करने लगे। फिर वो छोटा लड़का वोनहुआ को बताने लगा कि मैंने पिछले दिन से काफी सारे क्लिनिक्स में घूम कर देख लिया, लेकिन इसका इलाज कोई भी नहीं कर पाया। और एक विलेज एल्डर ने मुझसे कहा कि यहाँ एक हाईली स्किल्ड फिजिशियन आए हुए हैं, इसीलिए मैं इसे आपके पास ले आया। वोनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारा अपने बीमार भाई के लिए खुद की तरफ से पूरे एफर्ट्स डालना वाकई में काबिले तारीफ है। पीछे से उस लड़के ने बताया कि एक बड़े भाई के तौर पे ये मेरा फर्ज है। वोनहुआ उसे देख मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर है। ये वाकई में एडोरेबल है। फिर उसने उस लड़के का सिर सहलाते हुए कहा कि तुम सही में एक प्रॉपर बड़े भाई हो। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने खुद को लियांग नाम से इंट्रोड्यूस किया। उसने आगे बताया कि मेरी सरनेम झुग है। वोनहुआ उसकी बात सुनकर चौंक गया। अभी वक्त चल रहा है साल 182 का जनवरी महीना। वोनहुआ की उम्र 20 साल है, वहीं जुगलियांग की उम्र 7 साल है। वोनहुआ हैरान होकर पूछने लगा कि क्या तुम्हारा नाम जुगलियांग है? उस लड़के ने उसे हाँ में जवाब दिया। वोनहुआ ने आगे पूछा कि तो फिर तुम्हारे भाई का नाम क्या है? उस लड़के ने बताया कि जुग्युन। वोनहुआ को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आगे पूछा कि क्या तुम बस 2 भाई ही हो? सामने से उस लड़के ने बताया कि मेरा एक जुग्युन नाम का बड़ा भाई भी है। ये सुन वोनहुआ हैरान होते हुए सोचने लगा कि ये लोग अभी से पैदा कैसे हो गए। तभी उस बच्चे ने पूछा कि वैसे आपने मेरा नाम क्यों पूछा? वोनहुआ ने उसके छोटे भाई को चेक करते हुए कहा कि वो तो बस ऐसे ही, लेकिन वो अभी भी परेशान होते हुए सोच रहा था कि ये पक्का वही जुगलियांग है। उसका वो ना होने का तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि उसके छोटे भाई का भी सेम वही नाम है। फिर उसने ग्युन को चेक करते हुए बताया कि लगता है इसने कुछ गलत खाना खा लिया है। इसे थोड़ी सर्दी भी लग चुकी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे बस थोड़ा सा बुखार है। उसका डायग्नोसिस सुनकर लियांग ने राहत की सांस ली। वहीं वोनहुआ खुश होते हुए सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि द रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स का मेरा फेवरेट कैरेक्टर मुझे ऐसे मिल रहा है। तभी लियांग ने पूछा कि तो क्या फिर मेरा भाई ठीक हो जाएगा? वोनहुआ ने उसे बताया कि ऑफ कोर्स, मैं उसके लिए कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा, जिससे अगर तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि लेकिन ये लियांग अपने भाई ग्युन को पीठ पे लेकर खुद फिजिशियन को ढूंढने क्यों आया है? ये दिखने में तो साफ सुथरा है, लेकिन इसके पुराने कपड़े देखकर लग रहा है कि इसकी फैमिली गरीब होंगी। ये थोड़ा स्ट्रेंज है। हिस्ट्री के हिसाब से उसकी फैमिली का फॉल अभी से नहीं होना चाहिए था। तभी लियांग पूछने लगा कि इसके इलाज की फी कितनी होगी? मेरे पास फिलहाल कोई पैसे नहीं हैं। मैं ये थोड़ी बेशर्मी दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कम से कम कुछ चीजें देकर पे करना चाहता हूं।
फिर उसने वोन्हवा की ओर एक स्क्रोल बढ़ाते हुए कहा कि प्लीज इसे रख लीजिए। इसे द मेथड ऑफ सिमा कहा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि आपको इस मिलिट्री बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सकते हैं जो इसके लिए अच्छे पैसे देगा। वहीं वोन्हवा उस स्क्रोल को पकड़ते हुए काफी एक्साइटेड होकर मन ही मन बोल रहा था कि ये तो बहुत ही मैच्योर तरीके से बात कर रहा है। झुगलियांग से मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। वो हंसते हुए सोचने लगा कि कहा जाता है कि मरा हुआ कोंगमिंग जिंदा झोंगदा को डराकर भगा देता है, लेकिन ये तो वाकई में मेरे पास मेथड्स ऑफ सीमा लेकर आ गया। वैसे ये सीमा थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी। अगर आपको वोन्हवा की अभी कही गई बातें समझ नहीं आई तो इसके पीछे एक जानी मानी स्टोरी है। हिस्ट्री में एक सीमा नाम का बंदा था जिसे झोंगदा भी कहा जाता था। वो इस लियांग, जिसे कि कोंगमिंग नाम से भी जाना जाता है, उसके मरने से पहले बनाए गए प्लान से डरकर एक कैंप में छिप गया था। और उस सीमा को काफी लंबे वक्त के बाद रियलाइज हुआ था कि लियांग तो वाकई में मर चुका था। इसलिए ये एक कहावत बन चुकी थी कि डरो मत, ये तो कोंगमिंग का ट्रैप है। वहीं लियांग अभी भी बोल रहा था कि अगर इतना इनफ ना हो तो मैं कुछ और चीजों से भी पे कर सकता हूं। तभी वोन्हवा ने स्क्रोल वापस से उसे देते हुए मना कर दिया। उसने आराम से बैठते हुए कहा कि मैं पैसे या बुक्स नहीं लेता। मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे पेशेंट से पैसे नहीं लेता। लियांग उसकी बात सुन बोलने लगा कि इस बात का तो कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। अगर ये सिर्फ एक्यूपंक्चर होता तो मैं समझ सकता हूं कि आप पैसे ना लें, लेकिन दवाइयां तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। सामने से वोन्हवा ने कहा कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अमीर पेशेंट से दबा के पैसे लेता हूं। लियांग अभी भी उससे बोल रहा था कि लेकिन चाहे पेशेंट्स कितने भी अमीर हों, ये तो अनफेयर होगा। आगे से वोन्हवा ने बताया कि मैं उनसे ज्यादा पैसे लेने के बाद भी बाकी के फिजिशियंस से कम ही लेता हूं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऊपर से मैं एक सामच्योक एक्सपर्ट हूं। लियांग उसकी बात सुनकर दंग रह गया। वो हैरान होते हुए उससे पूछने लगा कि फिजिशियन अजूसी, आपकी असली आइडेंटिटी क्या है? सामने से वोन्हवा ने कहा कि मैं अभी अजूसी नहीं हूं, इसलिए मुझे बड़ा भाई बुलाओ। थोड़ी देर बाद जब लियांग को वोन्हवा की आइडेंटिटी पता चली तो वो हैरान होते हुए पूछने लगा कि क्या आप वाकई में वो येजो के फिजिशियन हुआतुओ हैं? वो खुश होते हुए बोल रहा था कि मैं वाकई में आपसे मिलना चाहता था। मैंने सुना था कि आप दुनिया घूमते हुए पेशेंट्स का इलाज करते हो, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप आंजाऊ आएंगे। मैं आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं। वोन्हवा ने भी एम्बैरस होते हुए उसे थैंक यू बोला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रेट झुगलियांग उसे रिस्पेक्ट करता है। फिर वो लियांग को देख कुछ सोचने लगा। उसने सोचा कि लियांग को यहाँ फेंकगांव काउंटी में देखकर लगता है कि ये यहाँ अपने फादर के साथ आया होगा, लेकिन जैसा इसका अपीयरेंस है, क्या इसके फादर ऑलरेडी गुजर चुके हैं? चीजें हिस्ट्री में जैसा लिखा है उससे अलग तरीके से हो रही है, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मुझे इसे ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं लग रहा। पर अगर मैं इसे मदद करूं तो इससे और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इतना सोच उसने लियांग से कहा कि अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलाज होने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए तुम फिलहाल यहां पर रह सकते हो। अगर तुम अपने छोटे भाई को अभी यहां से ले जाओगे तो वो फिर से बीमार पड़ सकता है। अगर वो 10 दिनों तक यहां रहकर अच्छे से खाए और इलाज ले तो तुम इसे प्रिवेंट कर सकते हो। लियांग उसकी बात सुनकर अपना सिर नीचे कर बोलने लगा कि लेकिन मुझे पहले ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि आपने कोई ट्रीटमेंट फी नहीं ली है। वोन्हवा ये सुन उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। उसने शातिर मुस्कान के साथ लियांग से कहा कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे लिए काम भी कर सकते हो। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वोन्हवा के टेंट के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। वोन्हवा और उसके डिसाइपल्स लोगों को डायग्नोज कर रहे थे। वहीं लियांग पेशेंट से बातें करते हुए कुछ लिख रहा था। वो उनके बताए गए सिम्टम्स के अनुसार उन्हें वोन्हवा की ओर गाइड कर रहा था। वो एक साथ बहुत सारा सामान उठाने में भी काफी स्किल्ड था। थोड़ी देर बाद पेशेंट्स को निपटा के वो लोग खाना खाने बैठ गए। टेबल पे बहुत सारा खाना रखा गया था। लियांग उसे देख सोच रहा था कि इसे मेरी तनख्वाह कहना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वोन्हवा ने मुस्कुराकर ओबो और बियोन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग अभी भी बड़े हो रहे हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा खाना खाते हैं, इसलिए तुम भी इसके खत्म हो जाने से पहले जल्दी खा लो। ग्युन के मुंह में ये खाना देखकर पानी आ रहा था। लियांग ने भी उसे ऐसा करते देख लिया था। फिर वो खुद भी खाना खाने के लिए रेडी हो गया। उसे ये खाना काफी पसंद आ रहा था। वोन्हवा उसे देख सोच रहा था कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा खा रहा है। ये द रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स का ग्रेटेस्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और एक काफी कैप्टिवेटिंग कैरेक्टर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लियांग से ऐसे मिलूंगा, लेकिन मुझे ये काफी अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। वोन्हवा उन भाइयों को वापस भेजने से पहले उन्हें कुछ पैसे दे रहा था। लियांग ने तुरंत ही मना करते हुए कहा कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता। वोन्हवा उसकी बात सुन बोलने लगा कि तुम तो शूझो जाने की बात कर रहे थे। क्या तुम ट्रैवलिंग करते वक्त अपने पूरे परिवार के साथ पैसों के लिए भीख मांगने का प्लान बना रहे हो? लगता है तुम्हें अपने छोटे भाई को बीमार होता देखने की हॉबी है। क्या तुम्हें यह लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं? और वैसे भी पैसे देना देने वाले के हाथ में होता है, इसलिए तुम क्या ही कर लोगे? बेचारा लियांग वोन्हवा के शब्दों से ही घायल हो चुका था।
फिर वोनवा ने आगे कहा कि तुम स्मार्ट हो, इसलिए मैं अपनी बातें घुमाना नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें सीधा सीधा कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले हुआ फैमिली भी एक डिक्लाइनिंग नोबल फैमिली हुआ करती थी। एक ऐसी नोबल फैमिली जहां नौकरों की सालाना पगार भी कुछ महीनों तक डिले हो जाती थी। मेरे दो बड़े भाई भी पॉलिटिकल फैक्शंस के द्वारा बाहर निकाल दिए गए थे और वो लगातार अपनी एग्जामिनेशंस में फेल हो रहे थे। और इतना काफ़ी नहीं था तो ऊपर से मेरी माँ भी एंट्रिक डिजीज से बीमार हो गई थी। मैंने पूरा शुजो तक ट्रैवल किया बिना एक भी बार ये उम्मीद किए कि मैं दुनिया में ऊपर उठ पाऊंगा या शोहरत कमा पाऊंगा। लियांग उसकी बात सुन पूछने लगा कि तो फिर आपने खुद के दम पे सक्सेस कैसे हासिल की? वोनवा ने जवाब देते हुए बताया कि मैंने सहन किया। मैंने अकेले तब तक हार नहीं मानी जब तक मैंने हर मुश्किल को पार नहीं कर दिया। मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें मदद कर रहा हूं ताकि तुम्हें अकेले सहन ना करना पड़े। तुम्हें ये बुरा लग सकता है और तुम्हें ऐसा फील हो सकता है कि मैं तुम्हें चैरिटी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे सहना होगा। भले ही तुम्हें यह लगे कि तुम ये पैसे लिए बिना भी खुद के दम पे खड़े रह सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सहना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है कोई ऐसा सपोर्ट जो तुम्हें इन मुश्किल हालातों को पार करवा सके। और सबसे जरूरी चीज कि तुम्हें अभी सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि आखिर में फैमिली ही है जो तुम्हारे साथ रहती है। लियांग की आंखों में वनहवा की बातें सुनकर आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं ये बात ध्यान में रखूंगा। वनहवा ने उसे रोना बंद करने को बोल कहा कि मुझे मेलोड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने उन्हें वापस भेजते हुए कहा कि अब जल्दी जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा ही वेट कर रही होंगी। और अगर तुम्हें ये इतना ही परेशान कर रहा है तो तुम इसे बाद में हजारों गुना वापस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें वो मुझे देने की जरूरत नहीं है। पीछे खड़ा लियांग उसे देख मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि मैं झुग लियांग आज जो हुआ उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। वोनहुआ भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आंजौ की दुनचियू काउंटी का सीन दिखाया जाता है। काओ काओ हुआबोक से बोल रहा था कि लगता है मैंने इस पोजीशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। क्या तुम्हें कोई और सवाल पूछना है? वाबॉक ने मुस्कुराते हुए बताया कि तुमने सब कुछ मेरे साथ इतनी बार रिपीट कर लिया है कि अब मैं इससे काफी फेमिलियर हो चुका हूं। सामने से काओ काओ ने कहा कि तो फिर अब तुम्हें बस हुआतुओं का ही वेट करना होगा जो कि यहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी में आ रहा है, राइट? दरअसल हुआबोक अब आंजौ की दुनचियू काउंटी का गवर्नर बन चुका है। वहीं काओ काओ गवर्नर से प्रमोट होकर एम्परर का एडवाइजर बन चुका है और अब वो लोयांग सिटी जाने वाला है। फिर काओ काओ मजाक में बोलने लगा कि मैं तो अटेंडिंग इंपीरियल सेंसोरेट से मिलने की बात से ही नर्वस हो रहा हूं। उसे मेरे करप्शन की भनक लगे उससे पहले ही मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। उसकी बात सुन हुआबॉक तुरंत ही बोलने लगा कि तुम्हारे जैसा न्यायी और ईमानदार गवर्नर क्या कोई और हो सकता है भला? फिर काओ काओ ने अपना कप उठाते हुए वाबॉक को नया गवर्नर बनने पर कंग्रेचुलेट किया। वाबॉक ने भी मुस्कुराते हुए उसे एडवाइजर बनने के लिए कंग्रेचुलेट किया। फिर वो थोड़ा परेशान होकर बोलने लगा कि सच कहूं तो मैं इस बात से थोड़ा परेशान हूं कि तुम वापस इंपीरियल महल जा रहे हो। तुम्हें इसीलिए डिमोट करके यहाँ गवर्नर के तौर पे भेज दिया गया था क्योंकि तुम्हारी जियान शुओ के साथ नहीं बनती थी। और अब जबकि तुम वापस से इंपीरियल महल जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठेगा। दरअसल 10 अटेंडेंट्स का लीडर जिसको मैंने पहले ग्योनसियोक नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था वो, और काओ काओ ने जिसके अंकल को पनिशमेंट के तौर पे मरवा दिया था, वो जियान शुओ, दोनों एक ही पर्सन है। इसलिए अब से हम इसे जियान शुओ नाम से बुलाएंगे। वबोक की बात सुन काओ काओ ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि जब तक मेरे ग्रैंडफादर अच्छी हालत में है तब तक वो जियान शुओ मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। वो तो जब मैं एडवाइजर बना तब भी कुछ नहीं कर पाया। वबोक को यह सुन राहत हुई। काओ काओ आगे बोलने लगा कि मुझे जियान शुओ से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने खुद के मुंह से डर लगता है। एडवाइजर एक ऐसी पोजीशन होती है जहां मुझे डायरेक्टली एम्परर से बात करनी होगी, लेकिन क्या मैं अपनी ऐसी पर्सनालिटी के साथ इंपीरियल मीटिंग्स में खुद को कुछ बोलने से रोक पाऊंगा? और वो भी तब जबकि ये दुनिया पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है। उसकी बात सुन हुआबोक ने कहा कि लेकिन हिज मैजेस्टी एक स्मार्ट इंसान है, क्या वो तुम्हारी बातें केयरफुली नहीं सुनेंगे? काओ काओ मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि तुम सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हो। तुम हमेशा लॉयल रहते हो, इसलिए मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं इस सोच में पड़ जाता हूं कि तुम इस लॉयल्टी के लिए किस हद तक जा सकते हो। वाबॉक उसकी बातें सुन थोड़ा ऑकवर्ड हो चुका था। फिर काओ काओ ने टॉपिक बदलते हुए कहा कि खैर वैसे भी मैं उनसे सीधा भिड़ने ही वाला हूं, और अगर हालात ज्यादा खराब हो गई तो मैं रिटायर होके कंट्री साइड एरिया में चला जाऊंगा। ये सुन हुआबॉक ने कहा कि लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर तो काओतिंग है जिन्होंने एक हिसाब से 10 अटेंडेंट्स को खुद रेस किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देंगे। तभी काओ काओ सीरियस होकर बोलने लगा कि मेरे भाई, मैं तुम्हें एक रिडिकुलस एडवाइस देना चाहता हूं। धोखा पाने से ज्यादा बेहतर है धोखा देना, फिर चाहे भले ही तुम्हें पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़े। हुआबोक भी उसकी बात सुनकर हैरान हो चुका था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अब वोनहुआ दुनचियू काउंटी में पहुंच चुका होता है।
वाबोक और काओकाओ ने उसे मुस्कुराते हुए वेलकम किया। वॉनवा ने खुश होते हुए वाबोक को गवर्नर बनने पर कंग्रेचुलेट किया। वाबोक भी बोलने लगा कि ये सब तुम्हारे और काओकाओ की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तभी काओकाओ ने भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को खाना खाने के लिए बैठने को कहा। वो तीनों ही चीयर्स करते हुए ड्रिंक करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके कमरे से काओकाओ के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने गुस्से से अपना कप टेबल पे पछाड़ते हुए बताया कि मैं जानता हूं कि मेरे ग्रैंडफादर जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूं। वो भले ही मेरे स्टेप ग्रैंडफादर हो, लेकिन फिर भी मैं उनका पोता हूं। मैं उन्हें ऐसे ही ओपनली चैलेंज नहीं कर सकता। वाबोक उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए बोलने लगा कि शांत हो जाओ, वरना कोई तुम्हें सुन लेगा। ये सुन काओकाओ ने और भी ज्यादा भड़कते हुए चिल्लाकर कहा कि सबके सब कमीनों, अपने कान बंद करके यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर ही काट दूं। वोनवा भी उसका टल्ली होने के बाद का गुस्सा देखकर हैरान था। तभी काओकाओ बोलने लगा कि सबको मुझसे जलन होती है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिला और इससे मुझे काफी जल्दी सक्सेस मिलती है, लेकिन वो कमीने ये नहीं जानते कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूं। ख्वाबोक अभी भी उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी काओकाओ उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ दुनच्यू काउंटी के गवर्नर के तौर पे कितना खुश था। मैंने उन कमीने करप्ट लोगों को सजा दिलवाई, उन कमीनों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, गलत इल्जाम लगे लोगों को रिहा करवाया और टैक्सेस भी कम किए। 3 साल ऐसे रहने के बाद सारे नोबल्स परेशान होकर रोने लगे थे, लेकिन आम लोग खुशी के मारे नाच रहे थे। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अब मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार सकता हूँ, लेकिन फिर ग्रैंडफादर ने मुझसे एक भी बार पूछे बिना मुझे एडवाइजर की पोजीशन पर रिकमेंड कर दिया और अब मेरे पास इंपीरियल महल जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। कुछ भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा। वहीं वोनवा उसे देख सोच रहा था कि तो हिस्ट्री बुक्स में लिखी हुई काओकाओ की दुनच्यू काउंटी को ईमानदारी से रूल करने की बात वाकई में सच थी। तभी काओकाओ वोनवा को थैंक यू बोलने लगा। उसने वोनवा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम मेरी फैमिली के लोगों का भी इलाज कर रहे हो। मैंने इंचो और आंटी से भी सुना था कि वो तुम्हारी वजह से ही हेल्थीली जी पा रहे हैं। सामने से वोनवा ने बताया कि मेरा ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि इंचो तो मेरे लिए एक स्वॉन ब्रदर के बराबर है। काओकाओ ने स्वॉन ब्रदर्स की बात सुनकर अपना कप तेजी से टेबल पे पटक दिया। वो तुरंत ही खड़ा होकर एक्साइटेडली बोलने लगा कि मैं ऑलरेडी वाबोक का स्वॉन ब्रदर हूं, इसलिए मुझे तुम्हारा भी स्वॉन ब्रदर बन जाना चाहिए। वोनवा ने उसकी बात सुन पूछा कि लेकिन ऐसे अचानक से? ये सुन काओकाओ चिढ़ते हुए वोनवा से पूछने लगा कि अचानक से तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम मेरे स्वॉन ब्रदर बनना नहीं चाहते? क्या तुम्हें यह लगता है कि इंचो इसके लिए काबिल है लेकिन मैं नहीं? वोनवा ने झेपते हुए बताया कि अरे नहीं, बात ऐसी नहीं है। मैं तो आपका भी स्वॉन ब्रदर बनना पसंद करूंगा। उसका जवाब सुन काओकाओ ने तुरंत ही अपना चाकू निकालते हुए कहा कि तो फिर अपना हाथ आगे करो। वोनवा ये देख पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। वो काओकाओ से बोलने लगा कि क्या आप इस बारे में वाकई में श्योर हो? मेरे जैसे एक इनसिग्निफिकेंट फिजिशियन को अपना स्वॉन ब्रदर बनाकर आपको क्या ही मिलेगा? काओकाओ उसकी इनसिग्निफिकेंट वाली बात पर रुक गया। फिर वो हंसते हुए बोलने लगा कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो सेंट्रल प्लेन के सबसे बेस्ट डिवाइन फिजिशियन से भी ज्यादा फेमस हो। तुम रिस्पेक्ट होना डिजर्व करते हो। आखिर इस दुनिया में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो अपनी ग्रीड छोड़कर इतने सारे लोगों को बचाए। इसलिए मैं काओकाओ तुम्हें अपना स्वॉन ब्रदर बनाना चाहता हूं। इतना बोल उसने अपने अंगूठे पे कट लगाकर कप में अपना खून गिरा दिया। वहीं वह सीरियस होकर काओकाओ का स्वॉन ब्रदर बनने की बात सोच रहा था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे और बड़े भाई के काओकाओ के साथ संबंध अच्छे हैं, और ऊपर से अगर मैंने इससे मना किया तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। तो चलो ठीक है, मैं काओकाओ के पास रहकर उस पर नजर रखूंगा। इतना सोच उसने भी चाकू से अपने अंगूठे पे कट लगाकर कप में खून गिरा दिया। फिर उसने काओकाओ की ओर कप बढ़ाते हुए कहा, अब से मैं आपको अपने ब्रदर के तौर पे पाकर काफी ग्रेटफुल रहूंगा। वो दोनों ही स्वॉन ब्रदर बनने की बात पे मुस्कुरा दिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आंजाओ के शानयांग प्रीफेक्चर की चांगई काउंटी नाम की जगह दिखाई जाती है। वोनहुआ अपने डिसाइपल्स के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी पीछे से थके हुए ओबो ने कहा कि मास्टर, अब हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। वोनहुआ ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि हमें गार्ड्स के आने तक यहीं वेट करना चाहिए। इसके बाद वो सब एक जगह पे बैठकर आराम करने लगे। तभी सियोन बोलने लगी कि अगर हमारा शानयांग प्रीफेक्चर को देखना पूरा हो चुका हो तो इसे मिलाकर हमने आंजाओ की सारी काउंटीज को घूम लिया है। वोनहुआ ने भी उसकी बात से अग्री किया। तभी उसे दूर से झांक हुई और लॉर्ड यू भागकर अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। लॉर्ड यू उसके पास पहुंचकर कुछ बोलने लगा। उसने वोनहुआ को बताया कि हमें जल्द से जल्द दुनच्यू काउंटी वापस पहुंचना होगा। वोनहुआ ने पूछा कि क्या इसकी वजह फिर से टाइपिंग कल्ट है? लॉर्ड यू ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि लगता है एक एपिडेमिक फैल रहा है। वोनहुआ उसकी बात सुनकर चौंक गया।
लॉर्डियो ने आगे बताया कि काउंटी में एक अननोन एपिडेमिक फैल रहा है जिससे हर रोज कई लोगों की जान जा रही है। ये इस हद तक फैल चुका है कि कई विलेजेस में तो एक भी सर्वाइवर नहीं बचा। फोन हुआ उसकी बात सुन सीरियस हो गया। उसने अपना मास्क पहनते हुए अपने डिसाइपल्स को भी मास्क लगाने को कहा। उसके डिसाइपल्स भी तुरंत ही मास्क पहनकर रेडी हो गए। फिर वोनवा ने लॉर्ड यू और झांग गुई को भी अपना मास्क लगाने को बोला। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अब से सबको मेरी कही गई बातें हर हाल में माननी होंगी। जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। थोड़ी ही देर में वो लोग दुनचियू काउंटी तक पहुंच गए। यहाँ के हालात बहुत ही खराब थे। काफी सारे घर जल रहे थे। लोग सड़कों पर हताश होकर बैठे थे। कई सारे लोगों की बॉडीज ऐसे ही यहाँ वहां पड़ी हुई थी। वोनवा और उसके साथी उनके बीच से गुजरते हुए इन सब चीजों को देख रहे थे। पीछे से उसके डिसाइपल्स ने उसे मास्टर बुलाते हुए कहा कि यहाँ के हालात तो काफी ज्यादा खराब है। वोनवा ने देखा कि सामने कुछ बंदे बॉडीज को जला रहे थे। उसने सोचा कि अगर ये कोई नॉर्मल एपिडेमिक होता तो वो लोग बस उन्हें जमीन में गाड़ देते, लेकिन इसे देखकर लगता है कि सिचुएशन काफी खराब है। वो उनके पास से गुजरते हुए चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक फिजिशियन पर गई। वोनवा ने उसके पास जाकर पूछा कि क्या तुम एक कोर्ट फिजिशियन हो? सामने से उस फिजिशियन ने पूछा कि तुम कौन हो? वोनवा ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। हुआतुओ नाम सुनकर वो फिजिशियन पूरी तरह से चौंक गया। वो तुरंत ही खड़ा होकर बोलने लगा कि शुक्र है कि आप यहाँ आ गए। मैं अकेला इतने सारे पेशेंट्स का इलाज करके काफी ओवरवेल्म हो चुका था। वोनवा ने उसकी तरफ एक मास्क बढ़ाते हुए उसे पहन लेने को बोला। उसने कहा कि एक इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करना ही होगा। उस फिजिशियन ने भी वोनवा को थैंक यू बोलते हुए मास्क लगा लिया। फिर वोनवा उन बॉडीज को देखने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने एक बॉडी के पास बैठकर मन ही मन सोचा कि अगर ये कोई ऐसी डिजीज है जिसने इतनी सारी जानें ली है तो ये पक्का बुबोनिक प्लेग, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स और कॉलेरा जितनी ही खतरनाक बीमारी होंगी। फिर वो एक बॉडी पे से कपड़ा हटाकर चेक करने लगा। वो सोच रहा था कि अगर ये बुबोनिक प्लेग या स्मॉल पॉक्स निकला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये कोई अलग डिजीज हो। फिर उसने उस बॉडी को देखते हुए सोचा कि ये स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि इस पे कोई छाले नहीं है। ये काफी पतला है। क्या ये कुपोषण से सफर कर रहा था? फिर उसने पीछे खड़े फिजिशियन से पूछा कि पेशेंट्स कहाँ हैं? उस फिजिशियन ने टेंट की ओर इशारा करते हुए बताया कि इसके अंदर। उसकी बात सुन वोनहुआ ने टेंट के अंदर जाकर चेक करने का डिसीजन लिया। उसने एक बंदे की जीभ चेक करते हुए सोचा कि इसकी जीभ पे वाइट कोटिंग लग चुकी है और ये काफी सूखी है। इसका मतलब है कि ये डिहाइड्रेटेड है। इतना सोच वोनहुआ ने उस पेशेंट से पूछा कि तुम्हें लास्ट टाइम पेशाब कब आया था? उस बंदे ने जवाब दिया कि पिछले दिन। मुझे बस डायरिया ही हुए जा रहा है। सामने से वोनहुआ ने पूछा कि तुम्हारे पेशाब का कलर डार्क हुआ होगा और तुम्हें वॉमिट भी हुई होंगी। साथ ही तुम्हें बुखार या पेट दर्द भी नहीं है, राइट? उस बंदे ने वोनहुआ को हाँ में जवाब दिया। पास ही खड़ी सियोन हैरान होकर सोच रही थी कि क्या मास्टर को इस डिजीज के बारे में पता है। वहीं वोनहुआ मन ही मन सोच रहा था कि इन पेशेंट्स को दिन में 10 बार से भी ज्यादा डायरिया हो रहा है। इनके स्टूल का कलर लाइट ब्राउन या राइस वाटर जैसा है और ये लोग चाहे कितना भी पानी पी लें लेकिन ये लोग डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स से रिकवर नहीं हो रहे। लेकिन अगर इसके साथ ही इन्हें बुखार या पेट दर्द के सिम्टम्स ना दिख रहे हो तो ये एक ही बीमारी हो सकती है। इतना सोच उसने तुरंत ही सारे लोगों से कहा कि तुम सब लोगों को हर हालत में मास्क पहने ही रखना होगा और तुम लोग जितना हो सकते उतना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इकट्ठा करो। पेशेंट्स को उनके सिम्टम्स के हिसाब से अलग करो और उन्हें एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर रखो और कभी भी पेशेंट के स्टूल के कांटेक्ट में मत आना। फिर उसने अपने पीछे खड़े लॉर्ड यू और झांग गुई से जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा लाइम इकट्ठा करने के लिए बोला। तभी सियोन उसे मास्टर बुलाकर पूछने लगी कि ये कौन सी डिजीज है। वनहुआ ने अपना मास्क टाइट करते हुए बताया कि ये कॉलेरा है। ये पानी से फैलने वाली सबसे खतरनाक डिजीज है। कॉलेरा की बीमारी एक विब्रियो कॉलेराए नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये एक पानी से फैलने वाली बीमारी है जिसके लगने से पेशेंट की बॉडी में से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से कम होने लगते हैं और पेशेंट डिहाइड्रेशन और मैलन्यूट्रिशन के चलते खत्म हो जाता है। वोनहुआ एक बड़े से बैरल में बाल्टी से पानी डालते हुए सोच रहा था कि कॉलेरा के टॉक्सिन्स की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं, इसीलिए सिर्फ पानी पीने से ही बॉडी को वापस से हाइड्रेट किया नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि हमारे पास फिलहाल ना कोई एंटीबायोटिक्स है और ना ही कोई इंट्रावीनस फ्लूइड्स है, इसलिए हमारे पास ORS को प्रिस्क्राइब करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। नमक काफी रेयर है और चीनी भी ना होने की वजह से मैं हनी का इस्तेमाल करूंगा। फिर उसने ये सब मिक्स करते हुए अपने डिसाइपल्स से कहा कि हर 1.8 लीटर बॉइल्ड पानी में 7.5 ग्राम नमक और 37.5 ग्राम हनी। ये चीज अच्छे से याद रखना। इस तरह से हमें ये सोल्यूशन कई 100 लीटर्स की क्वांटिटी में बनाना होगा। कुछ ज्यादा खराब हालत वाले पेशेंट्स एक दिन में 18 लीटर से भी ज्यादा फ्लूइड्स को निकाल देते हैं।
पेशेंट्स को कम से कम वो जितना निकाल रहे हैं उतना सॉल्यूशन तो पीना ही होगा। इसीलिए कई हजार लीटर्स ओआरएस फ्लूइड बनाने के लिए तैयार हो जाओ। और मेरी कुछ बातें तुम्हें हर हाल में अपने दिमाग में रखनी होंगी। पेशेंट्स को क्वारंटीन करना, उन्हें सिर्फ पका हुआ खाना और बॉइल्ड पानी ही देना, और जो चीज़ भी इस बीमारी से कंटेमिनेटेड लगे उसे हर हाल में डिसइंफेक्ट करना। तभी उस कोर्ट फिजिशियन ने वोन्हवा को आवाज लगाई। वो वोन्हवा से पूछने लगा कि क्या पेशेंट्स को सिर्फ पानी देना इनफ होगा। वोन्हवा ने उसे बताया कि एक्यूपंक्चर और दवाइयां मीनिंगलेस हैं, अभी के लिए यही चीज पेशेंट्स के लिए बेस्ट रहेगी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक टेंट के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जिन्हें बियॉन और कोर्ट फिजिशियन अंदर की ओर भेज रहे थे। अंदर वोन्हवा ओबो और सियोन की मदद से पेशेंट्स का इलाज कर रहा था। कभी कभार उसे खराब हालत हो चुके बुजुर्ग लोगों को अपनी पीठ पे उठाकर ले जाना पड़ता था। लॉर्ड यू और जांगुई भी पेशेंट्स को मूव करने में उसकी मदद कर रहे थे। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है। वोन्हवा थकते हुए एक जगह पे बैठकर गहरी सांस लेने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि पेशेंट्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ये ट्रीटमेंट का तीसरा दिन होता है। तभी पीछे से ओबो ने वोन्हवा को आवाज लगाई। ओबो ने पीछे की ओर इशारा करते हुए वोन्हवा को बताया कि गवर्नर ने रीइंफोर्समेंट्स भेजी है। साथ ही हमने काफी सारा नमक और हनी भी इकट्ठा कर लिया है। ये सुन वोन्हवा ने उसके काम की तारीफ की। तभी किसी ने वोन्हवा को आवाज लगाकर कहा कि हम भी यहां आ चुके हैं। उस हेडकोर्ट फिजिशियन ने वोन्हवा को ग्रीट करते हुए बताया कि हम सारे अवेलेबल फिजिशियंस को यहां ले आए हैं। ये देख वोन्हवा ने खुश होते हुए कहा कि ये तो काफी अच्छा काम किया, अब हम और भी ज्यादा पेशेंट्स का इलाज कर पाएंगे। आगे उसने हेडकोर्ट फिजिशियन से बाकी सारे लोगों को ट्रीटमेंट की मेथड समझा देने को और सब लोगों को मास्क पहने रखने को बोला। फिर उसने लॉर्ड यू और जांगुई से मिलिट्री ऑफिसर्स को लीड करने के लिए कहा। उसने कुछ फिजिशियंस से पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने पे ध्यान देने के लिए रिक्वेस्ट की। पीछे खड़ी सियोन भी सोच रही थी कि सब लोग अपनी लिमिट तक पहुंचने वाले थे। ये राहत की बात है कि रीइंफोर्समेंट्स वक्त रहते ही आ गई। वहीं वोन्हवा उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा करने को बोल रहा था। तभी अचानक वोन्हवा को कुछ अजीब फील होने लगा। वो वॉमिट करते हुए जमीन पे गिर पड़ा। सारे लोग वोन्हवा की ऐसी हालत देखकर चौंक गए। वोन्हवा को भी अपनी सिचुएशन का अंदाजा लग चुका था। पीछे से सियोन उसके लिए चिंतित होकर उसके पास आने लगी। तभी वोन्हवा ने उसे हाथ दिखाकर अपने पास आने से रोक दिया। उसने उन्हें आगे बताया कि फिजिशियंस को 2 ग्रुप्स में बांट दो। एक पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने पे ध्यान दे और दूसरा ओआरएस फ्लूइड बनाने पे। उसके डिसाइपल्स अभी भी उसके लिए परेशान थे। तभी वोन्हवा उठ खड़ा हुआ। वो लड़खड़ाते हुए वापस से टेंट की ओर बढ़ने लगा। वो परेशान होते हुए सोच रहा था कि ये इस बीमारी के अर्ली सिम्टम है। मैंने केयरफुल रहने की बहुत कोशिश की थी। आगे वोन्हवा ने ओआरएस की एक बोतल उठाकर अपने डिसाइपल्स से कहा कि मैंने तुम्हें जैसा सिखाया है वैसा करो। फिर वो उस बोतल को पीते हुए बोलने लगा कि पेशेंट्स को डायरेक्टली टच मत करना और हमेशा उन्हें चेक करने से पहले डिसइंफेक्ट करना। हमारे बीच में सिर्फ मैं ही इन्फेक्टेड हुआ हूं। हम तुम में से और लोगों का इन्फेक्टेड होना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बाद में चेक करके इंश्योर करूंगा कि तुम लोगों ने मेरे सिखाए मुताबिक काम किया है या नहीं। ओबो भी उसकी बात सुनकर सीरियस हो गया। उसने अपने पास खड़े लॉर्ड यू और झांगगुई से कहा कि अब जबकि फिजिशियन वोन्हवा हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर उसने अपने पीछे खड़े लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं कि मिलिट्री ऑफिसर्स पानी इकट्ठा करें और मर चुके लोगों को दफनाएं। बाकी फिजिशियंस प्लीज अपना मास्क पहनो और मेरे पीछे आओ। ऐसे ही शाम हो जाती है। वो लोग अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। ओबो ने बियॉन को जूनियर ब्रदर बुलाते हुए कहा कि हमें इन्हें मूव करके और भी ज्यादा ओआरएस सोल्यूशन बनाना चाहिए। बियॉन ने भी उसकी बात से एग्री किया। पीछे से सियोन ने उन्हें आवाज लगाई। उसने उन्हें बताया कि सारे फिजिशियंस वापस जा चुके हैं। फिजिशियंस ये बोलकर वापस चले गए कि एक ऐसी डिजीज जो हुआतुओं को भी अफेक्ट कर दे उसके आगे हम क्या ही कर सकते हैं। और ज्यादातर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी वापस चले गए हैं। ओबो ये सुन गुस्सा होते हुए सोचने लगा कि अभी तो आधा दिन ही हुआ है। फिर उसने सियोन से पूछा कि तो अब हमारे पास कितने लोग बचे हैं। तभी कुछ आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। वो जमीन पे गिर चुके वोन्हवा को देख परेशान होते हुए उसके पास जाने लगे। तभी वोन्हवा ने उन्हें अपने पास आने से मना कर दिया। वो टेबल का सहारा लेते हुए खड़ा होने लगा। उसने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूं, तुम लोग बस बाहर जाओ और जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों का इलाज करो। मुझे यकीन है कि कुछ लोग मुझे कोलैप्स होता देख यहां से भाग गए होंगे। मुझे पता है कि ये काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद को थोड़ा और पुश करना होगा। हमें जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों को बचाना ही होगा। उसकी बात सुन ओबो ने तुरंत ही वहां से निकलते हुए बियॉन को अपने साथ चलने को बोला। फिर उसने पीछे खड़ी सियोन से कहा कि तुम्हें मास्टर का ख्याल रखना चाहिए और अगर वो कोलैप्स हो जाए तो मुझे बता देना। ज्यादातर पेशेंट्स जिनको काफी वॉमिटिंग हुई थी वो लोग बेहोश हो गए थे और उनमें से आधे लोग मारे गए थे। हम मास्टर की जिद के आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार वो बेहोश हो जाए तो हम उनका इलाज कर सकते हैं। अब मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूं। सियोन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। इसके बाद ओबो बियॉन के साथ टेंट से बाहर निकल आया।
उसने एक बाल्टी उठाते हुए कहा कि हमें सबसे पहले कुछ पानी इकट्ठा कर लेना चाहिए। तभी पीछे से एक बच्चे ने उन्हें आवाज लगाई। वो उन्हें बोल रहा था कि फिजिशियंस, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। ओबो ने उसे बताया कि यहाँ खतरा है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। उसकी बात सुन वो बच्चा मना करते हुए डेस्परेटली बोलने लगा कि प्लेग की वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए हैं, इसलिए मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। प्लीज फिजिशियंस, मैं छोटे मोटे काम भी कर लूंगा, प्लीज बस मुझे अपने काम के हिसाब से तनख्वाह दे दीजिएगा। ओबो को उस बच्चे को देखकर अपने बचपन का वो इंसिडेंट याद आ गया जब वोनहुआ ने उसके फादर का टूटा हुआ पैर ठीक किया था। फिर उसने उस बच्चे से कहा कि कभी भी किसी पेशेंट के पास मत जाना, बस मुझे इस एक बात की प्रॉमिस करो। ऐसे ही थोड़ा और टाइम निकल जाता है। वोनहुआ एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करते हुए ORS बना रहा था और वो बच्चा उसकी मदद कर रहा था। वो बियॉन को भी सामान इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो सब अभी भी पेशेंट्स का इलाज कर रहे होते हैं। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि यहाँ एक और पेशेंट है, प्लीज जल्दी से एक बेड तैयार करो। बियॉन ने लॉर्ड यू और झांग गुई को एक और इशारा करते हुए पेशेंट को वहां ले जाने को बोला। वो बच्चा उन्हें देख हैरान होकर सोच रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं। क्या अगर मेरे पेरेंट्स को ट्रीटमेंट मिली होती तो वो बच पाते? फिर वो सिर झटकते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे अभी सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए। तभी ओबो ने उस पेशेंट को चेक करते हुए बताया कि इसे भी कॉलेरा हुआ है, हमें इसे आइसोलेट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा ORS देना होगा। तभी पीछे से उस कोर्ट फिजिशियन ने आकर उन्हें बताया कि यहाँ एक बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि एक पूरा विलेज इस डिजीज से इन्फेक्ट हो चुका है। वो बता रहे हैं कि पेशेंट्स का नंबर 30 से भी ज्यादा है, इसलिए हमें एक नया टेंट खड़ा करना होगा। उसकी बात सुन ओबो ने तुरंत ही आगे बढ़ते हुए बियोन को भी अपने साथ चलने को बोला। वो सब तुरंत ही टेंट से बाहर निकलने लगे। वो बच्चा अभी भी अपने पीछे लेटे पेशेंट को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि सब लोग काफी ज्यादा बिजी हैं, उनके पास हर पेशेंट को अच्छे से चेक करने का भी टाइम नहीं है। मैं पेशेंट्स का इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मदद करने के लिए अपना बेस्ट करूंगा। मैं और भी ज्यादा ORS सोल्यूशन बनाऊंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। ओबो ने उस बच्चे के काम की तारीफ की और उसे वापस जाकर आराम करने को कहा। उस बच्चे ने भी ओबो को ग्रीट किया और फिर वहां से निकल गया। वो वापस जा ही रहा था कि उसे एक टेंट से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुन वो बच्चा उस टेंट को चेक करने लगा। उसने वहां लेटी औरत को देख सोचा कि ये तो पिछले ही दिन यहाँ एडमिट हुई थी। वो उसके पास जाकर पूछने लगा कि क्या आप ठीक हैं? वो लेडी कांपते हाथों से उससे पानी मांगने लगी। वो अपने पास ही रखे जग की ओर इशारा करते हुए पानी मांग रही थी। उस बच्चे ने यह देख सोचा कि फिजिशियन ने मुझे पेशेंट्स को छूने से मना किया हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि पानी देने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सोच उसने वो जग अपने हाथों से उठा लिया। उसने वो जग उठाकर उस औरत की ओर बढ़ा दिया। वो उसके पास जाते हुए उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद उस औरत ने उसे थैंक यू बोला। उस बच्चे ने भी उसके जल्द से जल्द बेहतर हो जाने की उम्मीद जताई। ऐसे ही दूसरे दिन की सुबह निकल आती है। ओबो अपने टेंट से बाहर निकलकर अंगड़ाई ले रहा होता है। वो काफी थका हुआ फील कर रहा था। तभी कोई चिल्लाते हुए फिजिशियन को बुलाने लगा। ओबो को कोई बंदा अपनी पीठ पे एक बच्चे को लेकर भागते हुए अपनी ओर आता दिखाई दिया। वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा था कि शुआन बीमार हो चुका है। ओबो भी उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत ही भागकर एक टेंट की ओर जाते हुए उस बंदे को अपने पीछे आने को कहा। ओबो ने अंदर पहुंचकर उस बंदे से शुआन को बेड पे लिटा देने को बोला। इसके बाद वो शुआन को चेक करने लगा। तभी शुआन ने उसे आवाज लगाते हुए माफी मांगी। ओबो ने उसे बात ना करने को बोल अपनी एनर्जी बचाने के लिए कहा। उसने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ शुआन से कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। शुआन भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद अपने टेंट में लेटे किसी की आंखें खुलने लगती हैं। ये वोनहुआ होता है। वोनहुआ होश में आ चुका था। वो उठते हुए अपने सरवाइव करने की बात पे विचार करने लगा। उसने बैठते हुए सोचा कि ये एक राहत की बात है। जिस हिसाब से मुझे डिफिकेट करने की स्ट्रांग इच्छा हो रही है, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी मुसीबत टल चुकी है। फिर वो खड़ा होकर बाहर की ओर जाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैंने अपने डिसाइपल्स पे बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी थी। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने दिन गुजर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। ये सब सोचते हुए वोनहुआ अपने टेंट से बाहर निकल आया। पास ही अपना काम कर रहे सियोन और बियोन ने भी उसे देख लिया था। वो उसे मास्टर कहते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। बियोन वोनहुआ से थोड़ी देर और आराम करने को बोलने लगा। वोनहुआ ने अपने लिए उनका कंसर्न देखकर मुस्कुराते हुए बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से इतनी ज्यादा चिंता करवाने के लिए मुझे सॉरी फील हो रहा है। सियोन अभी भी चिंतित होते हुए बोल रही थी कि मास्टर, आपको थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए। आप पूरे 3 दिन से बेहोश थे। वोनहुआ ने गहरी सांस छोड़कर बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे लेटे रहने के बजाय ऐसे चलना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। वैसे ये ओबो कहाँ है? ओबो की बात सुनकर सियोन और बियोन दोनों ही परेशान हो गए।
फिर सियोन ने उसे बताया कि सीनियर ब्रदर ओबो फिलहाल एक कब्र खोद रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तेज बारिश के बीच टेंट के पास ही की कोई जगह दिखाई जाती है। ओबो वहां खड़ा कब्र खोद रहा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस अपनी शवल से मिट्टी खोदे जा रहा था। तभी पीछे से वोन्हवा उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने ओबो को आवाज लगाई। ओबो ने भी उसकी आवाज सुनी, लेकिन कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाया। वो वोन्हवा से माफी मांगते हुए बोलने लगा कि मुझे आपको पहले ही ग्रीट करने आ जाना चाहिए था, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिससे मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। तभी पीछे से वोन्हवा ने पूछा कि यह कब्र किसकी है। ओबो हताश होकर उस कब्र को देखते हुए बोलने लगा कि यह कब्र एक शुआन नाम के बच्चे की है। उसने प्लेग के चलते अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए वो हमारे पास आया था ताकि वो अपना पेट भरने के लिए कुछ पैसे कमा सके। हमने भी उस पर तरस खाया और उसे छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया। इतना बोल ओबो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने आगे बताया कि लेकिन प्लेग ने इसकी भी जान ले ली। ओबो कांपते हुए बोलने लगा कि ये मेरी ही गलती है। मुझे इसे बस ऐसे ही खाना देकर भेज देना नहीं चाहिए था। आखिर मुझे एक बच्चे का प्राइड बचाने की इतनी क्या ही जरूरत थी। ये मेरी वजह से ही मरा है, इसलिए मैं शुआन को अपना ये कर्ज चुका कर ही रहूंगा। अब से मैं आपसे मेडिकल आर्ट्स और भी ज्यादा डेडिकेट होकर सीखूंगा और कम से कम प्लेग से इन्फेक्ट हुए एक और इंसान को बचाऊंगा, ताकि जब मैं बाद में शुआन से मिलूं तो कम से कम उससे माफी तो मांग ही सकूं। इसलिए अभी मैं शुआन को अपने दिल की गहराई में दफन कर रहा हूं। तभी पीछे से वनहुआ ने कहा कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन दफनाने के लिए और भी ज्यादा जगह जरूर से रखना। जब तक हम फिजिशियन के तौर पे काम करते रहेंगे तब तक हमें काउंटलेस पेशेंट्स को ऐसे ही भेजना पड़ेगा, लेकिन उन सारे पेशेंट्स को तुम अपने दिल में मत दफनाना। हर किसी की दिल की एक लिमिट होती है। अगर तुमने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो तुम टूट जाओगे। मुझे यकीन है कि वो शुआन नाम का बच्चा भी ऐसा नहीं चाहेगा। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हर फिजिशियन को चलना ही होगा। ओबो उसकी बात सुन गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने वोन्हवा को ग्रीट करते हुए खुद को यह सिख देने के लिए शुक्रिया कहा। वोन्हवा भी उसे देख हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई बोल रहा था कि चांगई काउंटी के 90% से भी ज्यादा पेशेंट्स ने वोन्हवा के प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट की वजह से सर्वाइव कर लिया। उसके बाद कोर्ट फिजिशियन हुआन ने शानयांग प्रीफेक्चर के बाकी के कोर्ट फिजिशियंस को भी ORS बनाने की मेथड सिखाई। लेकिन फिर भी यांगजे रिवर के ऊपर से शुरू हुआ प्लेग काफी तेजी से फैल गया और इससे कई दसों हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर हमें लोयांग सिटी का काओकाओ का ऑफिशियल रेजिडेंस दिखाया जाता है। काओकाओ ने आगे कहा कि लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हुआतुओं और उसके डिसाइपल्स ने उन लोगों को बचाया ना होता तो कई लाख लोग मारे जा चुके होते। उसके सामने बैठे वोन्हवा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो? आप तो कोई जेड एम्परर भी नहीं हो। आगे से काओकाओ ने उसकी बात को नॉनसेंस बोलते हुए कहा कि जिन विलेजेस तक तुम नहीं पहुंच पाए थे वहां 60% से भी ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन जिन विलेजेस को तुमने विजिट किया था वहां मरने वाले लोग 10% तक भी नहीं पहुंचे। तुमने लाखों लोगों की जान बचाई है। सामने से वोन्हवा ने अपनी चाय पीते हुए कहा कि ये एक अफसोस की बात है कि मैं ज्यादा जगहों पर नहीं पहुंच पाया। उसकी बात सुन काओकाओ मुस्कुराकर बोलने लगा कि मुझे इस दुनिया के द्वारा एक्नॉलेज किए गए डिवाइन फिजिशियन से ऐसी ही उम्मीद थी। यह अस्टॉनिशिंग है कि 2 साल तक प्लेग लगी हुई जगह घूमने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा। दुनिया घूमकर लोगों का इलाज करते हुए तुम्हें अब 6 साल हो चुके हैं। इसीलिए तुम्हारी हुआतुओं के तौर पर रेप्यूटेशन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। वनवा उसकी बात सुन बोलने लगा कि यह टाइटल तो बस ऐसे ही है। तभी काओकाओ ने बताया कि अब बस कुछ ही दिनों में नया साल जियाजी आने वाला है। उसकी बात सुन वनवा चौंक गया। फिर उसने काओकाओ से कहा कि मैं इसीलिए यहां आया हूं। अगला साल पक्का एक मुश्किल भरा साल रहने वाला है। सामने से काओकाओ ने पूछा कि क्या तुम ऐसा उस सॉन्ग की वजह से बोल रहे हो? दरअसल यहां उस टाइपिंग कल्ट के सॉन्ग की बात चल रही है जो लोगों में फैल चुका है। उस सॉन्ग के लिरिक्स में गाया जाता है कि नीला आसमान ऑलरेडी खत्म हो चुका है और येलो आसमान का जल्द ही राइज होगा। जियाजी के साल में हेवंस की वजह से प्रॉस्पेरिटी होंगी। काओकाओ ने आगे पूछा कि लेकिन ये तो सिर्फ एक बच्चों का सॉन्ग ही है ना? वोन्हवा ने उसे बताया कि मैं पिछले 6 सालों में काफी सारी जगह घूम चुका हूं, इसलिए मुझे पब्लिक का सेंटिमेंट बहुत ही अच्छे से पता है। ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट हेवन की इच्छा दिखाता है। काओकाओ उसकी बात सुन खड़ा होकर बोलने लगा कि मैंने सोचा नहीं था कि जो शब्द मैंने हिज मैजेस्टी से कहे थे वही शब्द मुझसे कहे जाएंगे। तुम्हारे कहे मुताबिक अगला साल वाकई में मुश्किल भरा होने वाला है। अगर कुछ हो जाए तो तुम अपने लोगों को लेकर चियाओ काउंटी चले जाना। मैं इसके लिए सारी जरूरी प्रिपरेशंस करके रखूंगा। वोन्हवा ने भी उसकी बात सुन सीरियस होकर सोचा कि अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आधे महीने से भी कम टाइम में द येलो टर्बन आर्मी का तूफान शुरू हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दुनचियो की काउंटी ऑफिस दिखाई जाती है। किसी ने ऊंची आवाज में हुआबुक के सामने अनाउंस किया कि हिज मैजेस्टी द एम्परर का आदेश पाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन
अवाबॉक तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठकर एम्परर की डिक्री रिसीव करने लगा। सामने खड़े बंदे ने उसे डिक्री देते हुए बताया कि जूलू प्रीफेक्चर में रिबेलियन शुरू हो चुका है और वो तेजी से पूरे नेशन में फैल रहा है। तुम्हारा काम है उसे जल्द से जल्द सप्रेस करना। वाबोक ने भी ऊंची आवाज में कहा कि मैं हिज मैजेस्टी का कमांड रिसीव करता हूं। थोड़ी देर बाद वाबोक मुस्कुराते हुए वोनवा को बता रहा था कि काओकाओ ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। वोनवा ने लेटर खोलकर देखा तो उसमें काओकाओ ने लिखा था कि मैंने हाहुदोन और काओ होंग को चियाओ काउंटी में भेज दिया है। साथ ही मैंने मिलिट्री फोर्सेस को और भी मजबूत कर दिया है ताकि सिक्योरिटी बढ़े और बैंडिट्स के हमलों को प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए वोनवा तुम अपने लोगों के साथ चियाओ काउंटी में रिफ्यूज ले लो। वोनवा ये पढ़कर सीरियस हो गया। तभी पीछे से ह्वाबोक ने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो और जल्दी से यहां से निकल लो। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन काफी सीरियस हो रही है। मेरे बदले माँ का अच्छे से ख्याल रखना। वहीं वोनवा सीरियस होकर सोच रहा था कि एक बड़ा सा वॉर अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। हिस्ट्री के हिसाब से द येलो टर्बन रिबेलियन 1 साल से भी कम चला था, लेकिन उनकी बची हुई फोर्सेज अगले कई दशकों तक सेंट्रल प्लेन्स को टॉर्मेंट करती रहेगी। इसलिए हमें रिबेल्स की संख्या जितनी हो सके उतनी कम करनी होगी। इतना सोच वोनवा ने सीरियस होते हुए अपने बड़े भाई को खुद का ख्याल रखने के लिए बोला। इसके बाद सीन आनचेंग के रुनान प्रीफेक्चर के आइडल रिवर नाम के इन पे शिफ्ट होता है। म्यूंग वोनवा को वेलकम करते हुए पूछ रहा था कि आपका इन मुश्किल भरे हालातों में यहां आना कैसे हुआ। वोनवा ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं, क्या तुम येजो में द येलो टर्बन आर्मी खड़ी करने वाले हो? म्यूंग उसकी बात सुनकर चौंक गया। फिर वो आगे बोलने लगा कि लगता है मैंने अब तक आपका भरोसा पूरी तरह से नहीं पाया है। येजो द येलो टर्बन आर्मी खड़ी नहीं करने वाला और ना ही आंजाओ कोई आर्मी खड़ी करेगा। वोनवा आंजो की बात सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने म्यूंग से पूछा कि मैं येजो की बात तो समझ सकता हूं क्योंकि तुम यहाँ के मेन हेड हो, लेकिन आंजो में ऐसा तो क्या बदला है? म्यूंग ने उसे बताया कि लगता है आपको अब तक ये पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। आपने येजो और आंजू दोनों को ही बचाया है। अगर आप ना होते तो इस प्लेग के चलते अनगिनत लोग मारे जा चुके होते। इसलिए द येलो टर्बन आर्मी येजू और आंजो के लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और ऊपर से क्या आंजू में एक ऐसा बंदा नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है? मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उस बंदे को आपके सामने ले आऊंगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जीजो के जूलू प्रीफेक्चर में येलो टर्बन रिबेलियन शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है। वहां की आधी टेरिटरी टाइपिंग कल्ट के हाथों लग चुकी है। इसके साथ ही जीजो के आसपास की टेरिटरीज जैसे कि याओजाओ, बिंगजाओ और चिंगजाओ में भी रिबेलियन हो चुका था और उनकी काउंटी और काउंटी ऑफिसेस को कैप्चर कर लिया गया था। वहीं येलो टर्बन आर्मी जीजाओ में असेंबल हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा गुस्से से टेबल पे हाथ पछाड़ता हुआ दिखाई देता है। वो अपने दांत भींचते हुए बोल रहा था कि उन कमीनों की मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई। दरअसल ये बंदा इस बात से गुस्सा था कि येजू और आंजो में येलो टर्बन रिबेलियन नहीं हुआ। वो गुस्से से कांपते हुए बोलने लगा कि वो कमीने पक्का अपनी औकात भूल चुके हैं। अगर वो लोग रिबेलियन शुरू करने की हालत में नहीं थे तो कम से कम वो लोग हमें मिलिट्री का खाना तो भेज ही सकते थे। फिर उसने मन ही मन सोचा कि अगर हमने इन कमीनों को ऐसे ही जाने दिया तो बाकी के मेन हेड भी ऐसा ही करने लगेंगे। मैं तो अभी के अभी जाकर उनको मार डालना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी पोजीशन खाली नहीं छोड़ सकता। इतना सोच उसने चिल्लाते हुए अपने लोगों से चिंगजाओ के मेन हेड को मैसेज भेजने को कहा। उसके लोगों ने भी अपना सिर झुकाते हुए उसका ऑर्डर रिसीव किया। उस बंदे ने उनसे आर्मी को यह मैसेज पहुंचाने को कहा कि चिंगजो को निपटाने के बाद उन्हें आंजो की ओर आगे बढ़ना है। वहीं हमें दूसरी ओर आंजो की दुनचियू काउंटी का सीन दिखाया जाता है। वोनवा अपने भाई को आवाज लगा रहा था। वो घूमते हुए वाबोक को ढूंढ रहा होता है। वो आवाज लगाते हुए अपने बड़े भाई को बुलाने लगा। तभी पीछे से वाबोक ने पूछा कि क्या हुआ। वोनवा उसे सलामत देख उसका हाथ पकड़कर बोलने लगा कि ये तो राहत की बात है। उसने आगे कहा कि मैंने सुना था येलो टर्बन आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। उसकी बात सुन वाबोक बोलने लगा कि तुम्हें ऐसी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमारी माँ के साथ सुरक्षित जगह पे रहना चाहिए था। मैं ठीक हूं, इसलिए मेरी चिंता मत करो। तुम्हें अपना ख्याल रखना ही होगा। वहीं वोनवा अपने भाई की हालत देखकर हैरान रह गया। खून से लिपटे ह्वाबुक ने वोनवा को बताया कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तभी अचानक वोनवा अपने भाई का नाम चिल्लाते हुए उठ बैठा। वो डर की वजह से गहरी सांसें ले रहा था। उसे कुछ दिनों से यही सेम सपना आए जा रहा था। उसने सोचा कि ये कुछ अजीब है। जिस हिसाब से ये बार बार आए जा रहा है उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक सपना ही है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर गई। उसे अपने सामने जल रही कैंडल में कुछ दिखाई देने लगा। वो उसे देख सोचने लगा कि क्या ये इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर वोनहुआ है। नहीं, मैं उस बार बार आ रहे बुरे सपनों से पागल हुए जा रहा हूं। तभी मैडम हुआ ने उसके कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा कि क्या कुछ गलत हुआ है? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। वोनहुआ ने अपने बेड से उठकर बताया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
उसकी माँ को ये सुन राहत हुई। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इन कुछ दिनों से मैं अजीब सपनों की वजह से आराम नहीं कर पा रही। मुझे कुछ दिनों से कोई अजीब सा सपना दिखाई देता है जिसमें हुआबुक मर जाता है। वनवा ये सुन चौंक गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए अपनी माँ से कहा कि ये तो बस ऐसे ही हो रहा होगा। ये अभी हमारे आसपास हो रहे केओस की वजह से हो रहा है। उसकी माँ ने भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि यही बात हो। फिर वो थोड़ा परेशान होते हुए वनवा से बोलने लगी कि लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे सपने में आए थे और मुझसे अपने भाई को बचाने के लिए बोल रहे थे। वनवा ये सुनकर हैरान हो गया। उसकी माँ ने आगे कहा कि शायद ये मेरी बढ़ती उम्र की वजह से हो रहा है। मुझे यकीन है कि ये कुछ भी नहीं है। तभी वोनवा ने अपनी माँ को आवाज लगाई। उसने उन्हें ग्रीट करते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताया कि मैं दुंचियू काउंटी में वाबोक के पास जा रहा हूं। तो इस पार्ट को अब हम यही खत्म करते हैं। बाकी आपको एक ही पार्ट में वोनवा को 16 से बड़ा होकर 22 साल का होते देख कैसा फील हो रहा है ये मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर अब तक लाइक नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।